के दूसरे दिन भी सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। आदिवासियों के डीएनए जांच वाले बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से माफी मंगवाने और इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि दिलावर के बयान पर माफी उन्होंने नहीं मांगी है और सीएम ने उनसे इस्तीफा भी नहीं लिया है। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री आदिवासी समुदाय के लिए यह कहे कि आपका बाप कौन है, आपका डीएनए टेस्ट करवाएंगे, इससे राजस्थान प्रदेश की गरिमा को चोट पहुंची है और ऐसा व्यक्ति विधानसभा के अंदर जवाब दे रहा है। तो ये तमाम बयानबाजी का दौर आज देखने को मिला विधानसभा के अंदर। अब ये इस तरह के बयान गूंजे और आपको बता दें मुख्यमंत्री को ऐसे व्यक्ति को तत्काल मंत्री पद से हटाना चाहिए, इस तरह की मांग भी उठी। दिलावर ने इस बयान के लिए ढंग से आदिवासी समाज से माफी तक नहीं मांगी है और ये साधारण मामला नहीं है। हमारी दो ही प्रमुख मांग है। इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष से आज सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और अपने बयान को लेकर दिलावर ने कहा कि आदिवासियों ने हमारी संस्कृति को बचाया है। आदिवासी समाज के बारे में कोई नकारात्मक चर्चा करना मेरे मन में कभी नहीं रहा और मैं ये जानता हूं कि अनादिकाल से इस देश में आदिवासी रहता आया है और आदिवासी समाज का सब सम्मान करते हैं। मैंने बिरसा मुंडा जी का नाम भी सुना और पढ़ा है। बिरसा मुंडा भगवान के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे में समाज के बारे में, मेरे बारे में जो कहा जा रहा है वो कदापि सही नहीं है। मैं आदिवासी महापुरुषों को प्रमाण करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं और मैं श्रद्धा से उनका नाम लेता रहता हूं। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। आज के लोगों के बाप कौन है, इसका डीएनए करा करके मैं जांच कराऊंगा। मैं समझता हूं इससे घटिया मानसिकता का बयान कोई हो नहीं सकता। उसकी हम जितनी निंदा करें उतना कम है। हमारे पूरे सदन ने, नेता प्रतिपक्ष ने, हमने सब ने, आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि ने ये मांग की कि आप माफ़ी मांगें और अपना इस्तीफा दें। ये तय हुआ कि मैं रिप्लाई दूंगा। आप जो भी बात रखना चाहो, शिक्षा मंत्री को एक मौका दिया जाए, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था और हमने स्वीकार किया कि बात आदिवासी समाज के जो गरिमा पे ठेस पहुंची है उसके लिए अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो हम आगे इस कार्यवाही को चलाने में हम सहयोग करेंगे। लेकिन जब इस बात के लिए शिक्षा मंत्री को पुकारा गया और उन्होंने फिर वही राग हल्पा दिया कि मैंने एक पत्रकार को ये बोला और हम सब आदिवासी हैं, चाहे वो कोई भी भारत में जन्मा हुआ है, वो सब आदिवासी हैं। और एक शब्द ये भी कहा उन्होंने कि मेरे मुंह से अनायास निकल गया। जो निकल गया उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ये तय किया कि हम ऐसे शिक्षा मंत्री को और ऐसी सदन में हम लोग आज जो बाकी कार्रवाई है उसमें भाग नहीं लेंगे जब तक मदन दिलावर जी माफ़ी नहीं मांगे और मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा नहीं ले, तब तक उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के साथ में हमने इनका आज की कार्यवाही का बायकॉट किया है। कब तक गतिरोध रहेगा, क्योंकि मांग आपकी वही है कि माफ़ी नहीं मांगी, सदन लंबा चलना है। हाँ, कब तक गतिरोध रहेगा आपका? जब तक आदिवासी समाज के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए वो माफ़ी नहीं मांग दें और मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा नहीं ले लें। अच्छा, क्योंकि बजट आएगा, बजट के दिन भी यही स्थिति रहने वाली है। क्या लगता है कि बजट के दौरान आप लोग आगे के लिए हम लोग नेता प्रतिपक्ष ने 9 तारीख को जो विधायक दल की बैठक बुलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, वो 9 का बुलाते हैं या 8 को बुलाते हैं, तो हम सब लोग जो भी जितने भी प्रतिपक्ष के विधायक हैं वो बैठ करके और उस दिन निर्णय करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे कि ऐसा शिक्षा मंत्री जो क्या बच्चों को शिक्षा देगा, जिसको खुद बोलने का शऊर नहीं है। ये आज राजस्थान के हालात हैं। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, बड़े बड़े अभियान चलाने वाली सरकार
उस सरकार में 2 दिन से पुलिस के एक दलित कांस्टेबल की जो बजरी माफिया ने हत्या की, वो डेड बॉडी जयपुर में है। आज तक कोई भी प्रशासन की तरफ से मुआवजे की या दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं की गई है। और यही नहीं, खुद इनके विधायक राजस्थान सरकार के इनके पार्टी के विधायक आज सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, एडीजी का नाम ले रहे हैं, फर्म का नाम ले रहे हैं, हजारों ट्रैक्टरों की संख्या बता रहे हैं। तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि आज क्या स्थिति प्रदेश के अंदर है, खनन माफियाओं के किस प्रकार से हौसले बुलंद हैं, ये विचार सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए। पर्यावरण प्रेमी हैं, बिरसा मुंडा जैसे भगवान यहाँ पैदा हुए हैं। महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ की आन बान और शान बचाने में जो आदिवासियों ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया है, इसको दुनिया जानती है। इसलिए आदिवासी हमारे लिए सम्मान्य हैं, पूजनीय हैं और हिंदू जाति के सबसे श्रेष्ठतम अंग हैं। इसलिए आदिवासियों के बारे में कुछ कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा आदिवासियों का सम्मान करता हूँ। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी के भी अपमान में कोई बात नहीं कही, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब देश की लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, यानी आक्रमणकारी होता है। और इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूं आपका। और कांग्रेस नेता राजकुमार मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कल भी सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, आज भी क्या विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना है? देखिए, विपक्ष का काम हंगामा करना नहीं है, लेकिन विपक्ष का काम यह है कि आपके प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति किसी जाति समुदाय के ऊपर अनगढ़ टिप्पणियां करता है तो सिंपल सी बात है कि उसको माफी मांगना चाहिए, और वो माफी ना मांगकर उसको और बढ़ावा देता है तो ये हंगामे के रूप में नहीं आता। आप मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हो। आपसे बोला गया था, आपने आदिवासियों के लिए गलत बोला है, आप उनके ऊपर जबरन किसी चीज को थोप रहे हो, तो आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनकी भावनाएं आहत हुई है तो उस पे ना जाके और आप दूसरे अगर अन्य मुद्दे पे जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है विपक्ष आपकी मन मर्जी से तो सदन चलने नहीं देगा। विपक्ष संविधान की तरह, नियम कानून की तरह आपको सदन चलाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, मदन दिलावर जी ने पुनः फिर विधानसभा में आकर उस मुद्दे को गरमाया है। जब एक बात उन्होंने माफी मांगना चाहिए, आज एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर काफी अन्य धर्म ऐसे हैं जिनकी रहने की, जीने की संस्कृति, कला, उनके वैवाहिक कार्यक्रम या कुछ भी पूजा पद्धति हम ले सकते हैं जो काफी हद तक जो हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं, अपना मानते हैं, उससे मिलती जुलती रहती है। जैसे आप पंजाबियों को ले लेते हैं, उनके माता जी का जागरण करवाते हैं, मंदिर पूजा में जाते हैं। आप जैनियों को ले लीजिए, उनकी शादी ब्याह देख लीजिए, वो भी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जहां पर धर्म का कॉलम आता है, आप देखिए पंजाबी उसमें सिख लिखते हैं, ठीक है। जैन को देखिए, जैनी उसमें जैन लिखते हैं, न कि हिंदू। तो आप आदिवासी जब अपने धर्म को आदिवासी धर्म मानते हो, अपने आप को आदिवासी कहते हो, तो आप क्यों जबरन उनके ऊपर हिंदू का टेक थोपने को प्रयास कर रहे हो? क्योंकि कांग्रेस का सिंपल से जितने भी धर्म इस देश के अंदर है, जितने भी समुदाय पंथ इस देश के अंदर है, कांग्रेस का है, उनका सम्मान करना, अगर उनको कोई ठेस पहुंचाए तो उसकी रक्षा करना। आप क्या कर रहे हो? जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज थोपोगे तो ये कहां तक की नीतिगत सवाल है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार इस संविधान ने दे रखा है। इस देश का नागरिक किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, ये उसका अपना मौलिक अधिकार है। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करते करते तो रह चुके। अब मैं आपको बता देता हूँ मुख्य मुद्दे पिछले 7 दिन की जो राजस्थान के अंदर घटनाक्रम चल रहा है, ये क्या हो रहा है। उपचुनाव में 3 सीटें ऐसी है जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इन लोगों ने पिछले 100 दिन का इनका कार्यकाल इतना बुरा रहा है और आदिवासियों का आज तक इन्होंने कुछ भला किया नहीं है, जो कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। आगामी उपचुनाव को देखते हुए
जिस प्रकार के ये बयान दे रहे हैं, अभी किरोड़ी लाल जी ने इस्तीफा दिया, मदन दिलावर जी बार बार आदिवासियों पे ये कर रहे हैं, ये इनका सिर्फ चुनाव तक का लोगों को भ्रमित करने का मुद्दा है और कुछ भी नहीं। ठीक है चेतन जी, आदिवासी भी हमारे ही भाई हैं, फिर दिलावर जी की ओर से इस तरह का बयान क्या आपको नहीं लगता निंदनीय है? मदन दिलावर जी ने आज बिल्कुल क्लियर किया, पहले भी किया था 2-3 बार। उन्होंने कहा आदिवासी हमारे लिए सम्मानीय, आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, आदिवासियों ने महाराणा प्रताप जी की बड़ी सहायता की थी, आदिवासियों का किसी के अपमान के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता, किसी के भी अपमान, और ना मैंने जीवन में कभी किसी का अपमान किया, ये मदन दिलावर जी ने कहा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, ये नियमों से चलेगी। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा सलाहकार समिति है, उसकी बैठक होती है जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी आते हैं और अन्य विधायक भी आते हैं जो नेता प्रतिपक्ष से साथ होते हैं। उनसे बैठक हुई, बैठक में सब मुद्दे तय हुए। तय होने में यह तय हुआ था कि जब प्रश्नकाल चलेगा तो प्रश्नकाल में प्रश्नों के जवाब आएंगे। प्रश्न भी हमारे माननीय विधायकों के है, उनकी समस्याओं के, उनके क्षेत्र के विकास के लिए है। उन पे जब प्रश्नों के उत्तर आ जाए उसके बाद में आप अपनी बात रखें, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है? अब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी यही बात कही कि आप अपनी बात रखिए, प्रश्नकाल पूरा हो जाए, जवाब आ जाए, उसके बाद में आप अपनी बात रख देना। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, क्योंकि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, नियमों से चलती है, पहली बात। दूसरी बात मैं आता हूँ, कांची जी आप देखिए, ये पैटर्न देखिए, आप लोकसभा का देखिए, राज्यसभा का देखिए और विधानसभा का देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक अपनी हार को पचा नहीं पाई है। वो स्वीकार नहीं कर पा रही है कि जनता ने हमें प्रतिपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, सत्ता में बैठने का नहीं दिया है। जनता ने आपको नकार दिया है और लगातार तीसरी बार आपको 98 पे लाके जनता ने छोड़ दिया है और ये कहा विपक्ष में रहिए, प्रतिपक्ष में रहिए। प्रतिपक्ष में इनकी भूमिका अगर रचनात्मक होती, अगर सुझाव देते, बेटरमेंट के लिए सजेशन देते, अपने क्षेत्र की समझ, क्योंकि जनता ठगी हुई महसूस इसलिए करती है जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तो जनता बड़ी उम्मीद करती है अपने विधायकों से, और जो समस्याएं रखते हैं विधानसभा में उठाएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय कल जिस प्रकार से आपने लोकसभा में देखा था, माननीय नेता प्रतिपक्ष इशारा कर रहे थे सांसदों का हंगामा करिए। ठीक है, लेकिन चेतन जी आपको नहीं लगता कि दिलावर जी को अपने बयान पर माफी मांगकर अपने बड़प्पन का परिचय दे देना चाहिए? दूसरी बात, माननीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से संपूर्ण हिंदू जगत के बारे में ये कहा और लोकसभा में कहा, पूरे देश ने देखा है लाइव का हिंदू नफरत फैलाता है, हिंदू हिंसक होता है। क्या राहुल गांधी जी इस्तीफा देंगे? क्या देंगे राहुल गांधी जी एलओपी से इस्तीफा? क्या राहुल गांधी जी देंगे अपने संसद सदस्य से इस्तीफा? देना चाहिए। उन्होंने संपूर्ण हिंदू जगत का अपमान किया है और कांग्रेस को इस बारे में पहले प्रदेश में माफी मांगे ये कि हिंदू जगत का अपमान जो इनके जो शहजादे माननीय राहुल गांधी जी एलओपी ने जो किया है। लेकिन चेतन जी, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हाँ, आता हूँ। तोड़ मरोड़ के पेश करने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है कि लोकसभा की कार्रवाई बिल्कुल लाइव होती है, रिकॉर्डिंग होती है, और जो राहुल गांधी जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, कांची जी आपने भी सुना होगा, हमारे मित्र राजेंद्र मीना ने भी सुना होगा, पूरी दुनिया ने देखा है पीछे से किस प्रकार से उनको उनके सांसद साथी उनको हिदायत दे रहे हैं, कह रहे इसमें थोड़ा परिवर्तन करिए आप। पूरी सबने लाइव वीडियो देखा है। मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण के मार्ग पर ये कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, एक समय था कांग्रेस 500 कैंडिडेट खड़ा करती थी, 2024 के चुनाव में लोकसभा में केवल 289 कैंडिडेट खड़े कर पाई है, 98 पे जाके रुक गए, 99 थे लेकिन एक रिजाइन हो गए, राहुल गांधी 98 रह गए। इस पार्टी को आत्मविश्लेषण करने के, हिंदू को गाली देने से आपको क्या मिलेगा, हिंदू को हिंसक बनाने से आपको क्या मिलेगा, हिंदू को नफरतवादी बताने से आपको क्या मिलेगा? ये हिंदू इस देश की आत्मा है, हिंदू। और मदन जी ने भी ये कहा है, मदन जी ने ये कहा है कि हम हर धर्म, हर समाज, हर जाति, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हमारे लिए 4 ही जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। हम 5वीं जाति को मानते ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश को जातियों में बांटकर, जातियों में विद्वेष पैदा करके, खाई पैदा करके, लेकिन जातिवादी बयान तो मदन दिलावर की ओर से दिया गया है ना चेतन जी, आपको नहीं लगता उनको माफी मांग लेनी चाहिए?
नहीं, मदन जी ने जातिवादी बयान दिया ही नहीं है, कभी नहीं दिया उन्होंने बार बार ये कहा, आज भी कहा है और लगातार कहा है कि मैं आदिवासी समाज का सम्मान करता हूँ, हमारे लिए श्रद्धा, हमारे लिए पूजनीय है, वो पर्यावरण प्रेमी है। आज भी कहा है आपने, कांची जी अभी आपने स्टेटमेंट लेकिन आज कहा है ना, उससे पहले क्या कहा था चेतन जी? मैं चाहूंगी आप ही बताएं कि उनका बयान क्या था, आप अपने मुंह से बताएं। मदन जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है, आपने देखा बहुत लंबा जीवन रहा है राजनीतिक, कभी भी मदन जी ने आज तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जिसके बारे में कांग्रेस की ये स्थिति है। क्योंकि कांग्रेस का मकसद क्या है, आप एक कहावत है, सोते हुए को तो जगाया जा सकता है कांची जी, लेकिन जो सोने का नाटक चेतन जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं दे रहा हूं ना, मैं तो पूरा जवाब दे रहा हूं, आपकी एक एक बात का दे रहा हूं। मदन जी ने जब क्लियर किया, आप मुझे बता दीजिए मदन दिलावर जी का बयान क्या था आदिवासियों को लेकर, बस आप ये मुझे ये बता दीजिए। मदन जी ने ये कहा था, आदिवासी हिंदू है था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। कहाँ गलत है इसमें? हमारे मित्र भी बता, क्या डीएनए का कोई जिक्र नहीं किया गया था उनकी ओर से बयान में? हमारे मित्र अभी सही कह रहे थे, हिंदू धर्म में हिंदू धर्म लिखते हैं, सिख धर्म लिखता है, जैन धर्म लिखते, ये सही कह रहे हैं। हमारे देश में जो धर्म परिभाषित है उसमें सिख धर्म भी है, जैन धर्म भी है, ईसाई भी है, मोहम्मदन भी है, सब है। चेतन जी, क्या मदन दिलावर जी की ओर से डीएनए का जिक्र नहीं किया गया था उनके बयान में? मैं बार बार कहता हूं, मदन जी ने आज तक किसी भी समाज का अपमान, किसी धर्म का अपमान, किसी व्यक्ति का अपमान, और आज ही मदन जी ने ये कहा है कि आदिवासी हमारे लिए पूजनीय, शब्द देखिए ना, पूजनीय, श्रद्धा के पात्र है, हम उनको नमन करते हैं। ठीक है चेतन, को राजकुमार जी, ठीक है चेतन जी, राजकुमार जी आप क्या कहेंगे? मैं देख रही हूँ सर, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। एक लाइन चेतन जी, मैं आऊंगी आपके पास सर, मैंने आपको बहुत समय दिया है। राजकुमार खत्म हो जाने दीजिए, पहले इनको खत्म हो जाने। मेरा ये कहना है कि आपने जितने भी सीधे सीधे तौर पे इनसे सवाल पूछे, वो इन्होंने स्पष्ट तौर पे किसी का जवाब नहीं दिया। आपने पूछी दिल्ली की, गए बंबई। ये बीजेपी प्रवक्ताओं की आदत होती है कि हमें जिस मुद्दे पे प्रश्न जवाब देना नहीं होता है, वो चले उस मुद्दे को भटकाते हैं। मदन दिलावर जी ने पूरे देश ने सुना है, राजस्थान ने नहीं। उन्होंने क्लियर आदिवासियों के डीएनए के जांच कराने के बारे में बात बोली है, उनके बाप दादाओं की जांच कराने के बाद। अरे ये कौन होते हैं आदिवासियों के डीएनए की जांच कराने के? मदन दिलावर को किसने ठेका दे रखा है इस चीज का कि आप किसी के अस्तित्व पे आप सवाल खड़ा कर दो? आप सुनिए, खुद मदन दिलावर जी ये जब इतने समानता की बात करते। दूसरा मैं आता हूं, राहुल गांधी जी का बयान शायद इनको दोबारा सुन लेना चाहिए। जो पार्टी, आप जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ के आरएसएस वाले जो भीख मांगते हैं वोटों की, जो पार्टी सदन के अंदर शिव जी की तस्वीर दिखाने पे ऑब्जेक्शन उठा सकती है, ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष से कोटा से सांसद है, उसने, राहुल जी ने जब शिव जी की तस्वीर दिखाई तो कैमरा बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया, ऑब्जेक्शन उठाया कि आप नहीं दिखा सकते। राहुल जी के बयान को पूरे देश ने सुना है, अच्छे से सुना है, शायद इनको दोबारा सुनने की जरूरत है, और साथ में मदन दिलावर जी के बयान को भी दोबारा सुनने की जरूरत है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, मदन दिलावर जी खुद अपने अस्तित्व की, ये इतने अपने आप को इतना बड़ा हिंदू कहते हैं, ये आरएसएस के एक एजेंट है, ये खुद एससी की सीट से लड़ते हैं, आज तक जनरल सीट से क्यों नहीं लड़े? दूसरी बात, जब ये बराबरी समानता की बात करते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, मदन दिलावर जी विधायक थे, आरएसएस के बड़े नेता है। जब ये रामगंज मंडी से कुछ व्यक्तियों के साथ वहां पहुंचे तो इनको अयोध्या में घुसने नहीं दिया गया क्योंकि आप दलित हो। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। आपको स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते आप दूसरे के अस्तित्व पे जा रहे हो। पहले खुद को संभाल लीजिए। आपने तो आपके दलित समुदाय का कभी भला नहीं किया, अब आदिवासी चल गए। और यही इनका एक मिनट 30 सेकंड में यही इनका दोहरा चरित्र देखिए। इस देश की प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, वो आदिवासी। द्रौपदी मुर्मू को भी राम मंदिर में नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। जब एक बात बताइए, आप समांतर उनको समझते नहीं हो, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए अभी आप हिंदू मुसलमान करते करते तो आपका वास्तविक चेहरा तो आपको जनता ने आपका देख लिया है। लेकिन राजस्थान की जो 5 सीटों पे उपचुनाव होने, 3 पे आदिवासी बाहुल है। कैसे भी करके किरोड़ी लाल जी मीणा द्वारा, मदन जी दिलावर द्वारा ये माहौल, ये परफेक्शन बनाया जा रहा है कि आदिवासियों का वोट हम कैसे ले। ये इनके सपने और सपने रहेंगे। ठीक है, मेरा ये सवाल आप दोनों से है। 2 दिन से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और विपक्ष की ओर से वॉकआउट भी किया जा रहा है। लेकिन राजकुमार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि इसमें जनता के मुद्दों का क्या?
देखिए जनता के मुद्दों का सवाल हमने लोकसभा में भी देखिए, राहुल जी ने अग्निवीर की बात की, राजनाथ सिंह जी उठ के चले गए, बीजेपी वालों ने हंगामा कर दिया। यहाँ भी हमने पिछले 100 साल के कार्यकाल की बात करने लगे, आपने सरकारी पोर्टल योजनाएं बंद कर दी, सरकारी पोर्टल आपके बंद पड़े, पेंशनों के बारे में हमने बात की और पानी बिजली के बारे में हम बात करने लगे, बीजेपी वाले ने हंगामा कर दिया और बीच में दूसरा मोड़ ले दिया। तो आप विपक्ष को मत देखिए, पक्ष भी जनता के मुद्दों पे बात करने की इच्छुक है ही नहीं, क्योंकि 100 दिन का जो काला कार्यकाल राजस्थान की प्रदेश की जनता ने देखा है और सहा है, उस पे इनकी हिम्मत नहीं है कि उस पे बात कर सके। ठीक है चेतन जी, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार अब 2 दिन से हंगामा देखने को मिल रहा है, विपक्ष भी वॉकआउट कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जनता किन मुद्दों को लेकर परेशानियों का सामना कर रही है। चेतन जी, हमारे मित्र राजकुमार जी ने 2-3 बहुत अच्छे प्रश्न उठाए। पहला उन्होंने दलित राष्ट्रपति जी का उठाया, आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा धीरे धीरे। आदिवासी महिला का विरोध करने वाली यही कांग्रेस पार्टी थी। अरे आपने उन्होंने बुलाया क्यों नहीं? मुद्दे को कहाँ ले जा रहे हो आप? तो उन्होंने ये तो आदिवासी राष्ट्रपति को बनने ही नहीं देने थे, ये बनने ही नहीं दे रहे थे। एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके। राजकुमार जी मैं आपके पास भी आऊंगी, राजकुमार जी मैं आऊंगी आपके पास। बीच में बोलता नहीं। जो पार्टी अपने परिवार से बाहर प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्रपति के पद के बारे में सोचती नहीं है, जब आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया तो यही कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, नंबर 1। नंबर 2, आदिवासी दलित भाई रामनाथ जी कोविंद को जब एनडीए ने अपना राष्ट्रपति महामहिम का कैंडिडेट बनाया, इसी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। इनका चरित्र, इनकी चेहरा ये जनता के सामने उस समय आ गया था जब आदिवासी बहन का भी विरोध किया और आदिवासी दलित भाई का भी विरोध इन्होंने किया। 2 बातें ये क्लियर होगी। तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, अभी बात की थी एसटी एससी के बारे में। सबसे ज्यादा विधानसभा और लोकसभा में जो रिजर्व सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है। क्यों जीत के आती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति में विश्वास नहीं करती है। मैंने पहले भी कहा था, हमारे लिए 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। कांग्रेस क्या करती है? क्या पहले तो ये करती थी हिंदू मुस्लिम, अब ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, अब ये करिए मुस्लिम के साथ देखो फिर चेतन जी मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आखिर जनता के मुद्दों का क्या? बोलने दीजिए, चेतन जी, आपकी पोल खोल दिया ना। चेतन जी जो मेरा सवाल होता है आप उसका जवाब नहीं देते हैं। नफरत, हिंसा है, हिंदू मुसलमान करके आपने वोटों की भीख मांगी है। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब। चेतन जी क्योंकि आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरा सवाल कुछ है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। चेतन जी सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल यह है कि लगातार 2 दिन से हंगामा देखने को मिल रहा है, विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष को तो जनता के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए ना। हाँ, जनता के मुद्दों का क्या? माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है 92% प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं। पहली बार इतिहास में हुआ, जो विपक्ष के मित्रों ने लगाए, पार्टी के एमएलए ने लगाए। अरे कांची जी जवाब तो सुने ना, यही तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं। आप प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए, जवाब ले लीजिए जो जवाब आए हैं, ताकि आपकी बात को जनता के तक जाएगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कि नहीं, हम तो केवल मदन दिलावर जी से इस्तीफा लेंगे, जनता से हमें कोई लेना देना नहीं है, जनता के सवालों से हमें कोई लेना देना नहीं है, जनता की समस्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूँ, ये राजस्थान की जनता है, जागरूक है। घर में बैठा व्यक्ति अपने विधायक को देखता है कि मैंने जो प्रश्न उनको देखा है, माननीय विधायक जी को, उन्होंने मेरे प्रश्न को विधानसभा में रखा है या नहीं रखा है तो उनका उत्तर क्या आया है, क्योंकि जनता बेसब्री से इंतजार करती है। लेकिन ये इस काम में नहीं लगेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है? इनका काम है केवल हंगामा करना, केवल हंगामा करना। जनता के ये इसीलिए जनता ने इनको नकारा है राजस्थान से, इनको जनता ने सत्ता से। लेकिन चेतन जी आपको नहीं लगता पिछले 2 बार लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खेमे में आई थी, इस बार 25 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई है? हाँ, इसका भी जवाब देता हूँ। ये हमारी कमी है, हम स्वीकार कर रहे हैं ना। हम 11 सीटें हारे हैं, हम आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, हम हमारे कमियों को पता है। हम कभी ईवीएम पे आरोप नहीं लगाते हैं। तो फिर क्या लगता है बीजेपी की ओर से कहाँ कमी रह गई? इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं मदन दिलावर जी की ओर से, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्या लगता है जनता नाराज है बीजेपी से? बिल्कुल, जनता नाराज नहीं है। हमारी बात को पहुंचाने में हम कहीं न कहीं कमी रह गई हमारे अंदर, हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं, शुद्ध मन से स्वीकार करते हैं। जनता, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी जनता के आदेश को मानती नहीं है, सम्मान नहीं करती है।
हम हारे तो मान रहे ना, हम कहीं भी चुनाव हारे भारत में, हम स्वीकार करते हैं, हम कभी आरोप नहीं लगाते कांति जी, ना हम ईवीएम पे लगाते हैं, ना लोकतांत्रिक संस्थाओं पे लगाते हैं, ना चुनाव आयोग पे लगाते हैं। हम हमारा आत्मविश्लेषण करते हैं, इसीलिए हम 2 से 303 तक पहुंचे हैं। आज जो पार्टी सिंगल पार्टी 240 संसद सदस्य जीत कर आए और विपक्षी पार्टी 98 जीत कर कह रहे हैं हम चुनाव जीत के, वही कौन सी गणित है ये? किस स्कूल में ऐसा गणित पढ़ाया जाता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि 98 वाला तो चुनाव जीत गया और 240 वाला हार गया, 293 वाला चुनाव हार गया, कांग्रेस का जिसने ये बोला हो चुनाव की अपनी मनमर्जी की स्टेटमेंट आप दूसरे स्टेटमेंट दे रहे हो, 234 वाले चुनाव जीत गए, पूरा विपक्ष मिलकर के। ठीक है चेतन जी, ठीक है, राजकुमार जी के पास जाना चाहूंगी। चेतन जी, मैंने आपको बहुत समय दिया, राजकुमार जी अपनी बात रखिए। जी मैं बता रहा, जो 400 पार का नारा देते देते 240 पे आ गए। विपक्ष ने कभी भी नहीं बोला कि हम चुनाव जीतिए, इनको वो बोलते ना रस्सी जल गई लेकिन बच नहीं गया, अभी भी ये बहुत भ्रम में है। आप ये परिवारवाद की बात करते हैं तो कांग्रेस के पास, सोनिया जी के पास 3 बार ऐसे मौके थे जो अपने बेटा या बेटी को प्रधानमंत्री बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। परिवारवाद किसी को कहते हैं कि चिराग पासवान सत्ता में बैठा है, परिवारवाद किसे कहते हैं? राजनाथ सिंह का लड़का क्योंकि कैबिनेट में यूपी में मिनिस्टर है। परिवारवाद किसे कहते हैं? कि अमित शाह का लड़का जयशाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना बैठा है। परिवारवाद किसे कहते हैं? कि कल्याण सिंह का बेटा यूपी में केंद्रीय सांसद है और उसका बेटा यूपी में केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री है। परिवारवाद जितना बीजेपी करता है इतना कांग्रेस नहीं करती, पहले बात तो ये। दूसरी बात बड़ी ताज्जुब होती है कि इतना वरिष्ठ होके इन्होंने बिना स्टेटमेंट सुन के और यहाँ आके जनता के सामने झूठ बोलते हैं। हम लोग यहाँ डिबेट में बैठे, हमें जनता देखती है, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो जनता मुझ पे ऐसा कि मैं मेरा पार्टी का प्रतिनिधित्व करके मैं बैठा हूँ। तो अब आप देखिए, इतना होने के बाद भी इन्होंने एक बार भी ये स्वीकार नहीं किया कि मदन दिलावर जी को माफी मांगना चाहिए। मतलब बिल्कुल ये आदिवासियों के खिलाफ है और आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब आदिवासियों पे गुजरात में गाड़ी के पीछे बांध के आदिवासियों को घसीट घसीट के मार दिया जाता है, तब इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। एमपी में आदिवासी दलितों पे अत्याचार होता है, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, तब इनके ऊपर उफ तक नहीं निकलती। और अपने धर्म बताते कि युवा, महिला, बेरोजगार। मुझे एक भी मंच में खुली चुनौती देता हूं पूरे भाजपा के प्रवक्ताओं को और पूरी पार्टी को, एक भी मंच बता दी कि ये स्टेटमेंट किसी भी भाजपा के नेता ने दिया हुआ है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते। अरे पूरे देश ने चुनाव देखा है कि आपके प्रधानमंत्री जी मुसलमान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, गोबर, गधे, इस पे चुनाव निकाल दिया आप लोगों ने सांप्रदायिक और नफरत की राजनीति करते करते। पूरा देश जानता है कि इस देश के युवाओं के अंदर नफरत का जहर किसने घोला है। पूरा देश जानता है कि इस देश का भाईचारा सांप्रदायिक से किसने खराब किया है। और यहाँ बैठ के सो चूहे खा के बिल्ली हज पे जाती वैसी बातें करते हो। ठीक है राजकुमार जी, चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चेतन जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर, समय की कमी है। एक लाइन में खत्म करूंगा। किन प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है? किस पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये बता दीजिए। दूसरी बात, आप उस मैनिफेस्टो को पढ़ के आइए। दूसरी बात, कमी है, आप बिना पढ़े मेल का क्यों? दूसरी बात, बहुत बड़ी राजकुमार जी आऊंगी सर आपके पास भी, आऊंगी राजकुमार जी, एक एक करके बोलिए। राजकुमार जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। राजकुमार जी मैं आऊंगी आपके पास, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। चेतन जी ठीक है, राजकुमार जी पहले उनकी बात सुन लेते हैं। मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हो, बीच में बोलूंगा नहीं, आपसे कुछ ठीक है बीच में नहीं। राजकुमार जी पहले उनकी बात सुन लेते हैं। आता हूँ राजकुमार जी मैं आऊंगी आपके पास जी। चेतन जी बीच में वही व्यक्ति बोलता है जिसके पास चेतन जी मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर। पूरा सत्य मैनिफेस्टो अभी भी हमने हटाया नहीं है। मैं मुद्दे पर आता हूँ। जिस पार्टी का मैनिफेस्टो जब अगर आप पढ़ोगे उसमें 14 पॉइंट ऐसे है इस लोकसभा चुनाव के अंदर कि ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ है। जनता जानती है, जनता ने जवाब भी देती है आपको, समय समय पर दिया, तीसरी बार दिया है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। आप समझ नहीं पा रहे, इसीलिए आप 40 पे भी आए थे, इसीलिए आप 52 पे भी आए थे, इसलिए आप 98 पे भी आए हो। आप सत्ता से 20 साल तक कल्पना नहीं कीजिए, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। हम 2 से 303 पहुंचे हैं, 240। आप गठबंधन मिलकर 240 है, पूरा विपक्ष मिलकर हम लाए। ठीक है, खुश रहो ना, अच्छी बात, खुश रहिए आप खुश रहिए। अरे ठीक है चेतन जी, ठीक है राजकुमार जी, और बढ़िए 20 साल तक आप बढ़िए, इसी स्पीड से बढ़िए ताकि 272 लाने में आपको 20 साल लग जाए। मैं समर्थन करता हूँ आपको, मैं समर्थन करता हूँ। जनता ने आपको नीचे ला दिया ना। चलिए ठीक है, ठीक है राजकुमार जी, ठीक है। माइनॉरिटी अध्ययन करती है,
वो और बैसाखी जनता ज्यादा दिन सब की जानती बैसाखी है। नहीं है, क्योंकि आपकी जनता विचारधारा भी सब उनसे नहीं मिलती इनके है। इनका ये जो ध्यान रखिएगा। विधानसभा में बर्ताव है, लोकसभा में जो बर्ताव है, राज्यसभा में जो बर्ताव है, जनता आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अरे आप आजकल जनता के हर मुद्दों बच्चे पे के फंस हाथ क्यों में जाते मोबाइल है। हो? क्यों स्थगित कर देते हो आपको लोकसभा? वाच करती है, आपसे अग्निवीर की आपको बात वाच होती है, करती है। आपके रक्षा मंत्री उठ के भग आपको जाते हैं, क्यों नहीं जवाब आपको देते? देख करके आपको भारतीय सोचना जनता पार्टी चाहिए। को ठीक है। इस देश समर्थन के दे रही है युवाओं को जनता। आपने अग्निवीर बना के आपको चेतन जी, लगा रही है। राजकुमार जी, बात क्या नहीं आपको लगा नहीं रही है। लगता कि मुख्यमंत्री सदन में बता रही है। रोजगार के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहस बिल्कुल होनी चाहिए? होनी क्या आपको चाहिए। नहीं लगता? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं जी। स्वीकार करता हूँ इस बात को। विपक्ष करे रखे, हमारी कमियां बताए। मैं तो ये भी कहता हूँ, विपक्ष हमारी पार्टी की कमियों को बताए। ठीक है, हमें वही सुन बताए लेते कि आप हैं। ये गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, राजकुमार जी बताइए, बीजेपी की कमियां बता दीजिए आप चेतन जी को। मैं चेतन जी, BJP आप सुनिएगा। पिछले से हम्म, अब शांति से सुन लिएगा। और ये मैं जो बता रहा हूँ, ये पूरे न्यूज की बहुत अखबार मैगजीन सब में आता है, वो दावे बता रहा हूँ। मैं आपकी तरह झूठ लाग लपेट नहीं कर रहा हूँ। आपके 10 साल के अंदर हंगर इंडेक्स में 125 देशों में से 102 नंबर पे हमारा भूखमरी में देश पहुंच गया है। हमसे बेहतर स्थिति में बांग्लादेश, बातों का श्रीलंका, जवाब चेतन जी, पाकिस्तान है। चेतन जी, पहले शांति सुन से लेते हैं। सुनो ना, आप शांति, मिर्ची लगी ना मिर्ची, मैं शांति से बीच में सुनिए। चेतन जी, मैं आपको समय दूंगी सर, आपको समय दूंगी। आपका भूत बोला ये बीच में। चेतन जी, मैं आपको आप समय दूंगी, सुन लो। बीच में मत बोलिएगा सर। हाँ, बोलिए। आपका समय सुनिए। और इनके 10 साल के अंदर, इनके 3 काले कानूनों के अंदर हमारे किसानों ने 700 किसान शहीद हो गए। ये इनको ये कमी नजर नहीं आती है। इस देश के किसान अपने ही देश में गोलियां खाई, ये इनको कमी नजर नहीं आती है। इस देश के अपने ही देश के बेरोजगारों ने, यहाँ पर लोग बेरोजगार युवा जो पढ़ने जाते हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, ये इनको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रोजगार दे नहीं रहे। आप ये देखें, महिलाओं सुरक्षा की बात करें तो उत्पीड़न महिलाओं के ग्राफ 35% बढ़ा है पिछले 10 सालों में, ये इनको नजर नहीं आया। इस देश की सीमा सुरक्षा चीन शैतान सिंह मेजर जो है, उसकी समाधि स्थल को तोड़कर अपना स्मारक स्थल बना देता है, ये इनको नजर नहीं आता। नेपाल जैसा देश, वहां की सेना, मालदीव जैसी सेना आपकी सेनाओं को धमकियां दे रही है, ये आपको नजर नहीं आ रहा है। और जब आप पे अग्निवीर के मुद्दे पे, आपके बेरोजगारी के मुद्दे पे, आपके महिला सुरक्षा के मुद्दे पे जब सदन में बात करने की आती है, तो आपके सदन स्थगित कर दिए जाते हैं, आपके मंत्री उठ के चले मालदीव को जाते हैं। आईना दिखा तो दिया गया है, मैं कह रहा हूं, राजकुमार जी। ये पूरे देश ने देखा है, ये पूरे देश ने देखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसके बावजूद आपको, और बातें आपसे पूछा, आज की डिबेट सीधी सीधी थी आदिवासी हिंदू मदन दिलावर के मुद्दे को, आप उस पर जवाब दे नहीं पाए, और आपने उलझुल इधर उधर के मुद्दे ले जाके पूरी डिबेट को आपने ठीक है डाइवर्ट राजकुमार कर जी, दिया। तो ठीक क्या है। आप उस पर जवाब दे पा रहे हो अभी? ठीक है राजकुमार जी, अब चेतन जी आप बोलिए। राजकुमार जी, आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा सर। चेतन जी। कांची जी, राजस्थान के बारे में एक मुद्दा इन्होंने नहीं बताया। ये चाइना पर गए, ये सब जगह गए। मैंने बात की विधानसभा के अंदर राजस्थान के जो मुद्दे विधायक लेके आते हैं, लाना चाहिए। सरकार की कमियां गिनानी चाहिए, इनको विधानसभा में गिनानी चाहिए। विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को, इनका कर्तव्य है, इनका धर्म है। जनता ने इनको इसीलिए विपक्ष में बैठाया, प्रतिपक्ष में बैठाया कि आप अपनी बात रखिए। और भाजपा सरकार यही कह रही है कि आप चर्चा करिए, चर्चा से भागिए मत, हंगामा मत करिए, वो कवर मत करिए, आप अपने क्षेत्र की जनता। लेकिन अभी इन्होंने, राजकुमार जी ने पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया, लेकिन राजस्थान की एक भी चीज की बात नहीं की। नारी शक्ति चेतन जी, जिस तरह से आपने डीएनए का जिक्र नहीं किया था बयान में, उसी तरह से राजकुमार जी की ओर से भी जिक्र नहीं किया गया। आप मानते हैं क्या मदन दिलावर का बयान निंदनीय है? चेतन जी, आप मानते हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ ना, मदन दिलावर जी ने आज सारा क्लियर कर दिया, सारी चीज बता दी उन्होंने। माफी क्यों नहीं मांगते हैं? हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए श्रद्धा योग्य है, हमारे लिए सम्मानीय है। और क्या कांची जी, किस शब्द का आप चाहते हैं इस्तेमाल करवाना? आप नहीं मानते हैं मदन दिलावर जी की ओर से दिया गया बयान निंदनीय है? आप नहीं मानते हैं चेतन जी? माननीय मंत्री जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनिए तो सही बयान। जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सम्मानीय, श्रद्धा योग्य है, पूजनीय है, आदिवासी भाई हमारे भाई है, तो उसमें कहाँ संभावना रह जाती है? पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूँ, विपक्ष रचनात्मक भूमिका अगर विधानसभा में निभाएगा, अपनी बात को रखेगा। मैंने पहले कहा 92% प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है। आप अपने प्रश्नों का उत्तर सुनिए, संतुष्ट नहीं है आप उसके क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, आप बहस कीजिए, करिए। आप जनता के लिए, जनता ने इसीलिए आपको चुना है, जनता की भलाई के लिए चुना है, क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए चुना है। आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप वहां जाके नारेबाजी करें, वेल में आए, हंगामा करें। हंगामा किस बात पे कर रहे हैं? विकास पे नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र के काम के लिए नहीं कर रहे हैं, जन समस्याओं पे नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पे नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात करते हैं। आप किसान की बात रखिए ना, संसद में, विधानसभा में रखिए ना। आप
कब रखेंगे आप? जब माहौल आप अच्छा बनाएंगे। अगर आप जानबूझ करके प्री प्लान, ये प्रयोग नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये ठीक है प्रयोग चेतन जी, ठीक है। क्योंकि जनता ने इनको जो विपक्ष से बैठने का आदेश दिया है, ये शुद्ध मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि 65 साल इन्होंने राज ठीक किया है है। राजकुमार जी, 30 सेकंड में मैं चाहूंगी आप अपना बयान आखिरी कमेंट रखें, सिर्फ 30 सेकंड में सर। मेरा आखिरी, बिल्कुल मुझे बड़ा ताजुब होता है कि इतने वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने एक बार भी आदिवासियों को जो इतना उनके बाप दादाओं पे गए, उनके डीएनए पे गए, उन पे एक बार भी इन्होंने माफी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब मदन दिलावर की ओर से दिए गए बयान पर सियासत गर्माती नजर आ रही है और लगातार 2 दिन से सदन में विपक्ष की ओर से भी जोरदार हंगामा किया जा रहा है और विपक्ष की ओर से वॉकआउट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह कि आखिर जनता के मुद्दों का क्या, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।